करियर और मैरिज, ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क भेजा है. सो माई आंसर इज़ बोथ. वाई डू वी हैव टू पिक एंड चूज़ कि हम करियर करें या शादी करें या बच्चे करें और करियर करें. वाई नॉट एवरीथिंग. रात को 10 बजे सोना था, लेकिन आपने 10:43 पे स्टोरी लगाई थी. पहली बात तो ये कि आपको क्या तकलीफ़ है. अस्सलामुअलैकुम सिस्टर, कुछ पास्ट ट्रॉमा है और फेयर भी हैं, उनसे कैसे निकलें, क्या तरीका है. थेरेपी. मैं कहती हूँ अगर 2024 में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो वो अपनी मेंटल हेल्थ पे कर लें. और मुझे आप दुआएं देंगी जब 2024 ख़त्म होगा ना, कि यू हैव चेंज्ड आवर लाइव्स. हस्बैंड चीट करते हैं, आंखों देखा झूठ कहते हैं, बच्चे हैं, मैं कैसे बर्दाश्त करूं, आई एम वेरी डिस्टर्ब. तो देखिए, पहली बात तो ये कि चीटिंग के लेवल्स होते हैं कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपका क्या फ्यूचर है विद योर हस्बैंड, विदाउट योर हस्बैंड. अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं या पहले भी आते रहते हैं और गलती से सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम रिकॉर्ड करने लगे हैं क्वेश्चन आंसर एपिसोड्स आफ्टर अ फ्यू मंथ्स. और इसकी डिमांड बहुत होती है, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात भेजते हैं और इंस्टा पे रिप्लाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, टाइप करना भी, और स्टोरीज़ में भी आप रिप्लाई करें तो वो भी एक टाइम लिमिट होती है. तो यहाँ आसानी होती है कि मैं डिटेल में रिप्लाई कर देती हूँ. दूसरा फ़ायदा ये होता है कि सारी क्वेश्चन आंसर्स एपिसोड्स कलेक्टिव आप देख सकते हैं. आफ्टर दिस यू कैन वॉच प्रीवियस. तो मैं कोशिश करती हूँ रिपीट ना करूँ जिन सवालों के मैं जवाब दे चुकी हूँ, बट अगर आते हैं रिपीट होकर तो फिर अच्छा नहीं लगता कि ना दूँ जवाब. So we'll start with the question number one is ऐसे लग रहा है एग्जाम का पेपर है. What is right time to do job after kids? Right now my kids age 2 and other one is 5. Right time तो मुझे नहीं पता. I think it's different for everyone. I took a break because मैं इस्लामाबाद में बेस्ड हूँ, मेरी फैमिली कराची में होती है, मैं यहाँ अकेली होती हूँ और बच्चों की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है बिकॉज माई हस्बैंड ट्रैवल्स अ लॉट, उनकी जॉब ऐसी है. तो उसमें फिर मेरे पास सपोर्ट नहीं थी या इस तरह से हेल्प नहीं थी कि मैं काम करती. तो मैंने ब्रेक लिया था. बट कुछ लोग होते हैं वो प्रेगनेंसी से काम कर रहे होते हैं, शादी के बाद से काम कर रहे होते हैं और करते रहते हैं. तो इट डिपेंड्स. आपने ये देखना है कि मेरी सपोर्ट सिस्टम कैसी है और मेरे बच्चे मुझ पर कितना डिपेंडेंट है. आपने लिखा है एक बच्चा जो है वो 2 साल का है, तो 2 साल में मेरी बच्ची तो काफ़ी डिपेंडेंट थी मुझ पर. मैंने वेट किया था जब तक वो स्कूल जाना शुरू हो जाए. तो वो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है. कोई बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट भी होते हैं 2 साल में. तो अपने बच्चों को देखना होता है, अपने आप को देखना होता है, क्या मैं मेंटली तैयार हूँ कि मैं बाहर काम करके आऊँ और उसके बाद घर पर मेरे पास इतनी पेशेंस और इतना वो सब कुछ हो, मेंटल स्ट्रेंथ कि मैं बच्चों को भी डील कर सकूँ. तो कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त करते हैं दोनों जगह. और ये इट्स कम्प्लीटली लाइक यू हैव टू आस्क दिस टू योर सेल्फ कि कुछ लोग कर पाते हैं, जैसे मैं नहीं कर पाती. कि मैं उस टाइम में सोच रही थी कि आई विल स्टार्ट विद अ पार्ट टाइम जॉब, कि बट मैं सुबह जाऊँ जब मेरा बेटा स्कूल में होता है. जब मेरी बेटी भी स्कूल जाने लगी थी सबसे, तब मुझे काम का ख्याल आया. उससे पहले तो मुझे ख्याल ही नहीं आया काम करने का, क्योंकि इतना मैं थक जाती थी कि एक स्कूल गोइंग बच्चा है और एक आपका घर पर बच्चा है. एंड इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग इट वॉज अ वेरी एग्जॉस्टिंग टाइम कि बस नीड्स ही चल रही होती थी. अच्छा, अब उसको खाना खिलाना है, इसको सुलाना है, उसका बैक टू बैक आपके काम चलते हैं. तो आपको ख्याल ही नहीं आता. लाइक मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था कि मुझे अपना करियर स्टार्ट करना है या ये करना है. कभी कभी फ्री टाइम पर आता था, लेकिन मुझे पता था कि इंशाल्लाह इट विल हैपन व्हेन इट्स द राइट टाइम. लेकिन जब मेरी बेटी भी स्कूल जाना शुरू हुई थी, तब मैंने सोचा था कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करूँगी. लेकिन वो भी फिर मैं डरती थी, क्योंकि मुझे अपना पता है सब्र का लेवल कि मैं बाहर काम करके आऊँगी, 6-7 बजे उठ के जा रही हूँ, 3 बजे वापस आ रही हूँ थकी हुई, और मेरे पास तो बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ अगेन. कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं ये सब कुछ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी कि 3 बजे वापस आकर मैं एक बच्चे को खाना खिलाऊँ, दूसरे बच्चे के नखरे देखूँगा, खाना नहीं खाना, फिर उसके लिए स्नैक बनाऊँ. तो मैं तो पागल हो जाऊँगी. तो मेरे पास तो नहीं थी पेशेंस. तो एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि ये प्रिविलेज थी. कुछ लोगों की मजबूरी होती है, तो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी कि आपने फिर अपने बच्चों के लिए काम करना ही होता है. लेकिन अल्लाह ताला ने अगर एक आसानी दी हुई है तो हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए. अच्छा, नंबर 2 इज़ कि हस्बैंड चीट करते हैं, आंखों देखा झूठ कहते हैं, बच्चे हैं, मैं कैसे बर्दाश्त करूं, आई एम वेरी डिस्टर्ब. ये सवाल इन्होंने मुझे बहुत दफ़ा भेजा है. शी इज़ द सेम पर्सन, और आई थिंक आज मुझे देना ही चाहिए जवाब. मैं ज़्यादा आई थिंक हम एक बार इस पर बात कर चुके हैं. रिलेशनशिप की एक वीडियो की थी. आई हैव डन इट विद माई हस्बैंड.
relationship advice. If you guys want to watch it, we're going to link it after this video, तो आप वो देख सकते हैं, relationship advice, and we've done it together ताकि दोनों का perspective आए, husband और wife का. उसमें हमने इसका जवाब दिया था, यही चीटिंग वाला सवाल था. तो देखिए, पहली बात तो ये कि चीटिंग के लेवल्स होते हैं, तो अभी आई डोंट नो कि किस लेवल की बात हो रही है. तो एंड अगेन यू नो द बेस्ट कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपका क्या फ्यूचर है विद योर हस्बैंड, विदाउट योर हस्बैंड, आपके बच्चों का क्या फ्यूचर है विद योर हस्बैंड, विदाउट योर हस्बैंड. अगर कुछ लोगों को ये लगता है ना कि बाप का साया और बाप के साथ रहना बच्चों की परवरिश के लिए बेहतरीन है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि वो बाप किस किस्म का बाप है. अगर वो एक इन्फ्लुएंस ही बुरा है तो उसके साथ रह के क्या भला हो जाएगा. जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस में रह रहे होते हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं और फिर डोमेस्टिक वायलेंस तक लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो औरतें भी मुझे अक्सर कहती है कि कुछ भी है, बच्चे अकेले रहेंगे तो उनके साथ उन मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो जो इस माहौल में रह रहे हैं ना, इससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे. डू यू कैन नेवर एस्केप ट्रॉमा, बट देन अगेन ये देखना कि घर में जब बच्चे देख रहे हैं वायलेंस और ये सब कुछ, तो फिर आपने उनके लिए नॉर्मल कर दिया, फिर उनको अपना नहीं समझ आएगा कि कहाँ उन्होंने स्टॉप करना है, कहाँ उन्होंने अपने लिए स्टैंड लेना है. सो यू हैव टू एनालाइज, अपना लिखें बैठकर कि अगर, और अगेन माँ डिस्टर्ब है तो बच्चे हेल्दी कैसे हो सकते हैं. माँ हर वक्त ये सोच रही है हस्बैंड कहाँ है, किससे बात कर रहा है, अब क्या कर रहा है, अब चला गया है, अब आ गया है, फ़ोन कर रही है, मैसेजेस कर रही है, इनसिक्योर फील कर रही है अपने रिलेशनशिप में, अपने सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में. अगर एक माँ इनसिक्योर, एक वाइफ इनसिक्योर फील कर रही है तो वो आगे क्या बेहतरी दे सकती है. सो लॉट्स ऑफ दुआस फॉर यू, अल्लाह आपके लिए बेहतरी करे. नेक्स्ट इज़ करियर और मैरिज. ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क भेजा है. सो माई आंसर इज़ बोथ. वाई डू वी हैव टू पिक एंड चूज़ कि हम करियर करें या शादी करें या बच्चे करें और करियर करें. वाई नॉट एवरीथिंग, सब कुछ करें. एक ही ज़िंदगी, दोबारा थोड़ी भेजेंगे अल्लाह ताला कि पहले शादी कर लियो और अब करियर कर लो, या पहले करियर कर लियो तो अब शादी कर लो. एक ही ज़िंदगी, लिमिटेड टाइम है और सब कुछ करें. गुड लक. अच्छा, अगला कमेंट ऐसा है कि मुझे थोड़ा गुस्सा आ सकता है. आपने रात को 10 बजे सोना था, लेकिन आपने 10:43 पे स्टोरी लगाई थी. पहली बात तो ये कि आपको क्या तकलीफ़ है. मैंने अगर कहा था कि मैं 10 बजे सो जाऊंगी, उसके बाद मैं नहीं सो सकी. चले कोई मेहमान आ गया, या चले अगर मेरा बच्चा उठ गया, या कुछ भी हुआ और मैंने लगा दी स्टोरी, को ना कर दिया, तो यार माफ़ कर दो. आप जो कहती हैं वही करती हैं पूरी ज़िंदगी में, हमेशा. कभी आपसे ऐसा नहीं हुआ कि आपने कुछ कमिट किया और फिर बाद में नहीं हो सका. वो इंसान हो यार, माफ़ कर दिया करो. और इतना मतलब ला के क्वेश्चंस में लिखा है कि हैं ज़रूर जवाब दें इसका, तो दे दिया यार, खुश हो जाओ. Next is unable to study with 3 kids. I tried so many times but I could not focus on my studies. It is really hard. Tips please. तो ये कोई ख़तून है, इनके 3 बच्चे हैं. ख़ातून है, ख़तून बोला मैंने. 3 बच्चे हैं और वो पढ़ नहीं पा रही. तो आपने अपना दिन, हज़ारों दफ़ा मैं ये बात कर चुकी हूँ, दोबारा बोलती हूँ, आपने अपना दिन प्लान करना है. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम प्रायोरिटाइज़ करना है. जैसे अगर मेरा सबमिशन है, आई हैव अ सबमिशन ऑन मंडे, दिस मंडे, तो मैंने उसको प्लान किया हुआ है कि आज और कल मैंने हज़ार वर्ड्स लिखने हैं इन दैट ऐसे, क्योंकि अगर मैं नहीं लिखूंगी तो वो मंडे किसी सूरत सबमिट नहीं होगा. और डिवाइड करें, अगर मैंने 3000 वर्ड्स मंडे को लिख के ही सबमिट कराने हैं तो देयर इज़ नो वे कि वो सबमिट हो जाएगा. तो अगर पढ़ना है तो हम बच्चों की माओं के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम जमा करें और आखिर में पढ़ें, तो साथ साथ पढ़ें. मैंने अभी लेवल 4 कंप्लीट किया, मैं लेवल 5 कर रही हूँ साइको थेरेपी. तो मैं तो एक ही एडवाइस दूंगी कि साथ साथ पढ़ें, अपना वीकेंड प्लान करें, अपना देख के करें कि अच्छा जो छोटी छोटी विंडोज़ मिलती हैं उसमें बैठ के रिव्यू करें, और ये स्क्रोलिंग और ये बाकी चीज़ों पर टाइम ना बर्बाद करें. अच्छा फ़ैसला करें. बच्चों के साथ पढ़ने का डेडिकेशन चाहिए होती है. बहुत ख्याल आते हैं बार बार कि यार मैं कैसे करूँगी, बच्चे होते हैं, ये होता है, वो होता है. लेकिन आप उस फेयर को पार करके आगे आई हैं और आपने एडमिशन लिया, पढ़ रही हैं, तो बस अपने आप को थोड़ा सा और वो दें, हिम्मत और हौसला, और हो जाएगा इंशाल्लाह. हाउ डू यू, ये बड़े मजे का सवाल है, हाउ डू यू डील विद गिल्ट ऑफ नॉट परसुइंग डेंटिस्ट्री. देयर इज़ नो गिल्ट बहन, ये मेरी अपनी मर्जी का फैसला है. सोचा समझा, बहुत खुशी से, बहुत दिल से मैंने अपनी फील्ड चेंज की है. ऐसा नहीं है कि मुझे डेंटिस्ट्री पसंद नहीं थी. जब मैं कर रही थी मुझे बहुत पसंद थी और मैंने अपने लिए वो खुद डिसाइड किया था और मैं वो करना चाहती थी कि नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डेंटिस्ट बनना है. मुझे बहुत अच्छा लगता था. जैसे आप जाते हैं ना छोटे छोटे जैसे मतलब एक एज होती है कि आप जाते हो ब्रेसेस लगवाने और आपका डेंटिस्ट होता है एक और उसकी डेंटल चेयर होती है और आपको कितना कूल लगता है ना यार कि ही हैज़ हिज ओन क्लिनिक और मैं भी यही डेंटिस्ट बनूंगी, मेरी अपनी
एयर कंडीशन कमरा होता है, अच्छी सी कोई परफ्यूम की खुशबू आ रही होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है वो। तो मैंने वही इमेजिन किया हुआ था कि मेरा ऐसे ही रूम फ्रेशनर होगा, ऐसा ही एसी होगा, ऐसे ही डेंटल चेयर होगी। बट देन आप बदल जाते हैं वक्त के साथ साथ, और मेरा बहुत बड़ा करियर ब्रेक आया था। उसके बाद अगर मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना था इन अ करियर लाइक डेंटिस्ट्री, तो मुझे बहुत पढ़ना भी पड़ता, बहुत कुछ मैनेज भी करना पड़ता। एंड राइट नाउ माई प्रायोरिटी इज़ रेजिंग माई किड्स, रेजिंग गुड ह्यूमन्स। तो मुझे उधर ही फोकस रखना था। फिर डेंटिस्ट्री ऐसी पढ़ाई है कि मुझे उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता। तो हम पिक एंड चूज़ करते हैं लाइफ में हर चीज़, और मुझे आई हैव नो रिग्रेट्स, आई एम वेरी हैप्पी इन व्हाट आई एम डूइंग, आई लव इट, आई एन्जॉय इट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कोई गिल्ट नहीं है। अच्छा, हाउ टू मेक आवर किड्स टू लव स्टडीज़ एंड हैव पेशेंस इन देम। पेशेंस का आसान फंडा ये है कि खुद पेशेंस प्रैक्टिस करें। जितना सब्र वो आपको करते हुए देखेंगे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस, उतना ही उनके अंदर चला जाएगा। ज़्यादातर चांसेस ये हैं, बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। तो हमने क्या करना है, जो ज़्यादा चांसेस है उसकी तरफ जाना है कि खुद मैं कितनी पेशेंट हूँ। आस्क योरसेल्फ, मेरे हस्बैंड कितने पेशेंट हैं, मेरे घर में जितने लोग हैं वो कितना सब्र का मुजाहिरा करते हैं। और अगर कोई नहीं करता तो बच्चे किससे सीखेंगे। तो पहली चीज़ ये रोल मॉडलिंग। दूसरा, मेक देम लव स्टडीज़। पढ़ाने के तरीके पर गौर करें। जब आप पढ़ा रही होती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप गुस्से में तो नहीं आ जाती है, आप डांटती तो नहीं है बहुत ज़्यादा। जहाँ जिस काम में बच्चे को डांट पड़ रही है उस काम से उसने दूर भाग जाना है। नमाज सिखा रही हैं, डांट रही हैं, उससे दूर भाग जाएगा। कुरान पढ़ाते वक्त कारी साहब डांट रहे हैं, वो नहीं पढ़ना चाहेगा, वो कहेगा मुझे छुट्टी करनी है। तो अपने आप को बहुत काम रखें, पढ़ाने के तरीके को इंटरेस्टिंग बनाएं। मुझे नहीं पता आपके बच्चों की क्या एज है, बट अगर छोटे बच्चे तो कलरफुल ब्लॉक्स और इस तरह काउंटिंग, उनको तो पढ़ाने की खैर ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर बहुत फ़र्ज़ है पढ़ाना तो फिर मेक इट इंटरेस्टिंग, उसमें कुछ क्रिएटिविटी लेकर आए कि उनका दिल जाए। अच्छा, there is another question. It's on throw a light on co-regulation. I have two kids, boys, 5 and 8-year-old. Sometimes I found myself harsh on them just to make them do a particular task. Doing solo parenting. Husband lives abroad and visits twice a year. Oof, ये बड़ा मुश्किल काम है। You should appreciate yourself कि आप ये कर रही हैं अकेले, और आप इट्स वेरी नॉर्मल टू बी हो जाता है इंसान, क्या करे जब इतना सब कुछ आप अकेले एब्जॉर्ब कर रही हैं। 3 माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, करीब करीब की एज है। और फिर इंसान को नज़र ही आता है कि अच्छा मैं दिन में ये काम कर रही हूँ, बट लाइक मेंटल स्ट्रगल्स जो होती हैं, मिसिंग योर हस्बैंड, योर स्पाउस नॉट अराउंड टू हेल्पिंग यू विद द चोर्स, आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू इट। और मेरा तो इतना लंबा होता भी नहीं है जितना आप बता रही हैं कि ट्वाइस अ ईयर। तो आई कांट इमेजिन, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। सबसे पहले अपने आप को शाबाशी दें कि आप ये कर रही हैं और अकेले कर रही हैं, एंड आई एम श्योर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और दूसरा, आपको ये अवेयरनेस भी है कि जब मैं गुस्सा कर रही हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, एंड आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू टीच माई किड्स। को रेगुलेशन आपने सीखनी है, तो दैट शोज दैट यू आर अ कॉन्शियस पेरेंट। आप अवेयर हैं, आप कोशिश कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट देम, अडोर देम, रिस्पेक्ट एंड वैलिडेट almost all the time, but sometimes I want them to take commands the soonest, and they being kids refuse and I get hyper and shout on them. ये जो हमें लगता है ना कि अगर मैं कोई काम बोल रही हूँ बच्चे को, तो आप उस पर फ़र्ज़ है कि वो सारी दुनिया के काम छोड़े खड़ा और फटाफट कर दे। ये कहाँ से आता है? अगेन ये हमारे साथ होता है, हमारे पैटर्न्स में होता है, और हम उसको ऑटोमेटिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बट जिस तरह आप कह रही हैं कि आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करती हैं, उनके इमोशंस को वैलिडेट करती हैं, तो हमारे बच्चों में ये अक्ल और अवेयरनेस होती है कि मैं एक इंसान का बच्चा हूँ और मेरा नहीं दिल कर रहा, तो मैं अपनी माँ को कह सकता हूँ कि मेरा नहीं दिल कर रहा। लेकिन अगर आप अपने ऊपर रखकर सोचें तो हमें ये स्पेस नहीं मिलती थी कि हम अपने पेरेंट्स को कह दें कि नहीं दिल चाह रहा, ये नहीं कर रहा है। जैसे मैं अगर कहती हूँ मुझे उठ के प्लीज़ रिमोट पकड़ा दें, तो मेरा बेटा मुझे कह सकता है कि मैं नहीं पकड़ा रहा, लेकिन मैं ये नहीं कह पाती थी अपने पेरेंट्स को कि मैं रिमोट नहीं पकड़ा रही क्योंकि उसके बाद जो मुझे सुनना पड़ता, उससे बेहतर है मैं पकड़ा ही दूँ। एक डर होता था ना, तो वो डर नहीं है हमारे बच्चों में। तो दे फील सेफ इन एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस कि नहीं दिल चाह रहा, या टाइडी अप का नहीं दिल चाह रहा। और हमने भी ये बनाया हुआ है कि हम बहुत जल्दी उनको लेबल करना शुरू कर देते हैं कि काम नहीं कर रहा तो काम की आदत नहीं पड़ेगी। आज अगर एक बच्चे को धक्का मार दिया तो कल को भी जाके लोगों को रोड पे मारेगा। हम कहाँ तक फ्यूचर में जाते हैं, कहाँ तक अपनी एंग्जाइटी लेके जाते हैं, और अपने दिमाग में क्या क्या सिनेरियोज बना लेते हैं। तो गो ईजी ऑन योर सेल्फ, और इट्स ओके, देर जस्ट केयर, देर लर्निंग, यू आर लर्निंग। को रेगुलेशन का यही तरीका है कि सबसे पहला ये तरीका है कि आपने अपने आप को ट्राई टू रेगुलेट योर सेल्फ मल्टीपल टाइम्स अ डे। जैसे कि छोटी छोटी ब्रेक्स लें, बैठ के ब्रीदिंग करें, मेडिटेट करें, और जब आपको पता है अपने ट्रिगर्स लिखें। जिस इंसिडेंट पे आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा किया या जो कुछ भी बोला वो लिखें कि क्या हुआ था
जो मुझे गुस्सा आया। तो इस तरह से आपके ट्रिगर्स यू विल फाइंड आउट। तो अपने ट्रिगर्स में यू विल बी एबल टू रेगुलेट योर सेल्फ। जैसे कि मुझे मेस से अगर मसला है तो मेस वाले कमरे से जाने से पहले, जब मुझे पता है कि कमरे का बहुत बुरा हाल होगा, 2 मिनट ज़रा मैं कमरे से दूर होके 2-3 लंबी सांसें लूँगी एंड आई टेल माई सेल्फ, आई प्रिपेयर माई सेल्फ कि कमरा बहुत गंदा होगा एंड इट्स ओके, देयर किड्स। तो जब मैं कमरे में जाऊँगी तो मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ उस मेस के लिए, तो मुझे वो एकदम से ओवरवेलमिंग और ट्रिगर नहीं करेगा। तो अपने ट्रिगर्स फाइंड आउट करें। उसके अलावा अगर आपको बार बार लगता है आफ्टर फाइंडिंग आउट योर ट्रिगर्स, आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, देन यू नीड थेरेपी। थेरेपी से ये होगा कि आपको रीजंस मिलेंगे, अपने पैटर्न्स पता चलेंगे, अपने चाइल्ड को पता। एंगर मैनेजमेंट के लिए थेरेपी जिसको कहते हैं, बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए, कोई इसमें वो नहीं है, हर कोई ले सकता है। अच्छा, हाउ टू फॉरगिव योर सेल्फ एंड अदर्स, हाउ टू फॉरगेट समथिंग अबाउट पास्ट। ये एक मैसेज है, हाउ टू फॉरगिव योर सेल्फ। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। सबसे पहले तो आपने अपने आप को इंसान समझना है। जब हमें बहुत शेमिंग मिलती है बचपन में, जैसे कि अगर किसी को बहुत शेम किया जाता है गलतियां करने पर, तो वो अपना फ़र्ज़ समझ लेते हैं, अपने आप को कुछ सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं कि मैंने गलती करनी नहीं है। और जब गलती हो जाती है तो गलती एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल होती है उनके लिए, और उसके बाद उस गलती के लिए अपने आप को माफ़ करना भी मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं बस, जैसे कि हम कहीं जाते हैं, अगर आप अपने सन ग्लासेस भूल गए, आपके ब्रांडेड एक्सपेंसिव सन ग्लासेस थे और आप भूल गए, तो इट्स ओके, इट हैपन्स। अब कॉन्स्टेंटली मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कॉन्स्टेंटली सोचते रहेंगे मैं कैसे वहाँ सन ग्लासेस रख के भूल गई, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझसे ये कैसे हो गया, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। तो हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। अपने आप को इंसान समझें और गलती के काबिल समझें, और फिर माफ़ करना आसान हो जाएगा। और फॉरगेट समथिंग का ये है कि पहले कुछ भूलने के लिए उसको अच्छी तरह से याद करना बहुत ज़रूरी है, कि पहले उस पर अच्छी तरह से याद करें, अच्छी तरह से रो लें, जो हमें नहीं सिखाया जाता। हमें ये सिखाया जाता है कि भाग जाओ उसको छोड़कर, उसको जो चीज़ दर्द दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, उस सिचुएशन से निकल जाओ और भाग जाओ। नहीं, आप उस सिचुएशन में बैठें, उसको फील करें, आंसू बहाएं, रोएं, रिग्रेट करें, जो भी फील हो रहा है अपने इमोशंस को आने दें, मल्टीपल सेशंस करें विद योर सेल्फ। यू लर्न दिस इन थेरेपी ऑल्सो अगैन, और उसके बाद यू विल बी एबल टू forget it also. Is how percentage of life you share on Instagram. I think ये पूछना चाह रही है कि कितना percentage of life I'm sharing on Instagram. Very little, very little. जैसे मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ तो मैं हार्डली कुछ शेयर करती हूँ, मैं अपना इमोशनल साइड कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर करूँ। ऑन डेज व्हेन आई एम फीलिंग लो, आई मेक श्योर दैट आई गो ऑन इंस्टाग्राम एंड आई टॉक अबाउट इट, कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से, इवन इफ आई डोंट फील लाइक शेयरिंग दैट इंसिडेंट, बिकॉज समटाइम इट्स पर्सनल। इफ आई एम फाइटिंग विद माई हस्बैंड और माई पेरेंट्स, आई डोंट वॉन्ट टू राइट एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, बट आई डू शेयर कि मुझे बहुत लो फील हो रहा है, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, बिकॉज आई वुड रियली वॉन्ट टू नॉर्मलाइज फीलिंग लो, फीलिंग डिप्रेस्ड, फीलिंग एंक्शियस, हैविंग दोज बैड डेज। मैं इमोशनल साइड पर ज़रूर बात करती हूँ, दूसरा वर्क साइड की बात करती हूँ। जैसे कि आई टॉक अबाउट माई डे, जिसमें मैं अपने कामों के बारे में बात करती हूँ, बिकॉज लोगों को इसमें, लोग अक्सर सवाल करते हैं हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, तो मैं स्प्रेड आउट बताने की कोशिश करती हूँ कि मेरा जो काम है वो पूरे हफ्ते में स्प्रेड आउट होता है। जैसे कि हम एक दिन रिकॉर्ड करते हैं, एक दिन मैं क्लास लेती हूँ, एक दिन जो है वो मेरा कुरान सर्कल होता है, एक दिन जो है वो मैंने अगर सोशलाइज करना है तो वो होता है, एक दिन जो है वो मेरी अपनी थेरेपी होती है। तो जब ये, और एक दिन बच्चों के साथ फैमिली फन होता है। तो जब ये पूरे हफ्ते पे 7 डेज़ में स्प्रेड आउट होता है तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, यू जस्ट हैव टू प्लान अ लिटिल बेटर। तो जब कलेक्टिवली लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन वो इतनी सारी चीज़ें मैं पर डे के हिसाब से करती हूँ, तो इट बिकम्स ईजियर। सो आई शेयर दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ जिससे किसी को कुछ सुन के फ़ायदा मिले। आई ट्राई नॉट टू शेयर रैंडम अपडेट्स, जिससे मुझे लगे कि अच्छा, नॉट बिकॉज कि वो नहीं करना चाहती, नहीं भी करना चाहती, कि यू नेवर नो कौन क्या कंपेयर कर रहा है और फिर कौन अपने आप को उस सेल्फ डाउट में डाल रहा है, या अपने आप को कम समझ रहा है, या अपने आप को अनग्रेटफुल हो रहा है कि मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। तो आई ट्राई टू बी माइंडफुल अबाउट इट, बट अगेन मैं इंसान हूँ, मुझसे हो जाता है, आई एम श्योर कभी कभी रैंडम बकवास भी शेयर हो जाती है, बट आई ट्राई टू डू इट वेरी माइंडफुली। मैं इसलिए स्टोरीज़ पे ज़्यादा नहीं आती हूँ तो बस मेरी शक्ल होती है और मैं बात कर रही होती हूँ, मैं कुछ नहीं दिखा रही होती। कुछ हाँ पीआर है तो फिर मुझे दिखाना है, बट कोशिश यही होती है, नीयत यही होती है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कुछ पास्ट ट्रॉमा हैं और फेयर भी हैं, उनसे कैसे निकलें, क्या तरीका है? थेरेपी।
थेरेपी इज़ योर सोल्यूशन। मैं कहती हूँ अगर 2024 में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो वो अपनी मेंटल हेल्थ पे कर लें। और मुझे आप दुआएं देंगी जब 2024 ख़त्म होगा ना, कि यू हैव चेंज्ड आवर लाइव्स। How to build a good relationship with husband? We fight a lot on everything. We also fight a lot on everything, and it is very, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा misconception है about शादी, that if you're fighting a lot, that means it's not a happy marriage. बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार हम बहुत लड़ते हैं या हमारी तो लड़ाई हो जाती है। यूजुअली ऐसा होता है, यूजुअली कपल्स में ऐसा होता है, मेरे आसपास तो सारे कपल्स ही ऐसे हैं कि गर्ल्स आर यूजुअली हाइपर एंड दे आर टॉकेटिव एंड दे आर सोशल एंड दे आर वेरी वोकल एंड वेरी कॉन्फिडेंट, और जो लड़के हैं वो ज़रा इंट्रोवर्ट, खामोश, काम, उस नेचर के हैं, जो भी मेरे आसपास कपल्स हैं इंक्लूडिंग माइन। तो जब दो लोग कम्प्लीटली ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, तो उनकी चॉइसेस में क्या मिलेगा? एक इंसान लाउड है, एक इंसान ज़रा आहिस्ता बोलेगा, धीमे मिजाज का है, तो देर इज़, तो मतलब बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि लड़ाइयाँ होंगी हर चीज़ में। बट देन ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल। वो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि जहाँ आप इतनी बदतमीज़ी कर दें कि बाद में आपको लगे कि यार इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो एक तमीज़ का, एक पढ़े लिखे होने का, और एक उन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। कि दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि आई स्टेटमेंट्स यूज़ करें। हम लोगों को बहुत शौक़ है, आदत है, हमारी फितरत है कि हम फ़ौरन से ये बोलते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया। कोशिश करें कि मैं ये फ़ील कर रही थी इसलिए मुझसे ये हो गया, या मैंने इस बात के जवाब में ऐसा कहा, ताकि अगला, जब आप तुम करके बात करेंगे तो अगला पर्सन क्या फ़ील करेगा कि मुझे अटैक किया जा रहा है, अब मैंने अपने आप को डिफेंड करा है, तो फिर वो आप पे अटैक करेगा, और फिर वो अटैक ही अटैक होता रहेगा, कम्युनिकेशन नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब आई स्टेटमेंट्स यूज़ होंगे तो वो आप क्या दे रहे हैं? आप इनसाइट दे रहे हैं कि मुझे, इनसाइट इनटू योरसेल्फ, कि मुझे हर्ट फील हुआ, या मेरे लिए ये बात बहुत पेनफुल थी, यू नो यू सेड दिस, एंड आप उसको इस तरह से कह देते या आराम से करेक्ट कर देते। जैसे मेरा एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है, पर है ये कि जहाँ मुझे अथॉरिटी फील होती है कि सामने वाला मुझे ऑर्डर दे रहा है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन माई मैरिज, बट दिस इज़ अ प्रॉब्लम, मेरा बचपन का प्रॉब्लम है शायद, कि मेरा अथॉरिटी फिगर्स के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्टर्ब है। और इस वजह से जब कोई मुझे अथॉरिटी से आकर कोई बात करता है कि आपने ये करना है, या ये इस तरह, या ये डेडलाइन है, या ये सबमिशन है, तो मुझे इट ट्रिगर्स मी कि लाइक नोबडी कैन टेल मी। तो ये मैंने बड़े अच्छे से कम्युनिकेट किया टू माई हस्बैंड कि अगर आप आराम से बोलेंगे कोई भी बात, तो लाइक आई 100% डू इट, बट इफ़ आई फील या सेंस कि ये अथॉरिटी से बात की जा रही है, तो फिर तो मतलब कुछ भी कर लो वो काम नहीं होगा। सो बी वनरेबल इन योर मैरिज, अपना शेयर करें जो भी फील करते हैं, इंस्टेड ऑफ यू नो फेकिंग इट, या मैं तो बड़ी स्ट्रांग हूँ, तुम बात नहीं कर रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो बताएं यार मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मैं अपसेट हूँ, मैं हर्ट हो रही हूँ। तो जस्ट बी योर सेल्फ। अगर आप अपनी शादी में भी इफ़ यू कैन नॉट बी योर सेल्फ, तो फिर और कहाँ बी योर सेल्फ होना है। तो प्लीज़ टॉक अबाउट, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी, हमने काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डाउरी शेयर विद इस्लामिक रेफरेंस टू? इस्लाम में तो है ही नहीं जहाँ तक मुझे पता है कि ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जहेज़ का। ये बेसिकली इंडियन कल्चर है जो हम रहे हैं इतना अर्सा, और ये इंटरमिक्सड है कि हमें भी मतलब हमने अडॉप्ट किया हुआ है। इस्लाम में तो उसका कोई वो नहीं है जहेज़ का कॉन्सेप्ट, और उल्टा ये कहा जाता है कि जहेज़ एक लानत है। और इस पे मैंने एक मीम पढ़ी थी, पता नहीं इफ इट्स अप्रोप्रिएट टू शेयर राइट नाउ, पर मुझे याद आ गया कि देयर वाज अ गाय एंड ही वाज कमिंग, एक कार्टून बना हुआ था, वो दूल्हा तैयार हुआ था, उसने हार पहने हुए थे पैसों वाले, और साथ एक लोडेड ट्रक आ रहा था जहेज़ का, आसमान तक लोड हुआ हुआ, और वो डांस कर रहा था, लाइक भंगड़ा कर रहा था कि जहेज़ एक लानत है और मैं एक लानती हूँ। It was very funny and I shared it everywhere कि लाइक यू नो पीपल आर नॉट इवन एम्बैरेस्ड अबाउट। आजकल तो एक नया तरीका है जहेज़ मांगने का कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जो देना चाहते हैं अपनी खुशी से वो अपनी बेटी को देते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दे कीप टेलिंग यू कि ये भी दे दे, ये भी दे दे। आई कैन गो ऑन एंड ऑन दिस टॉपिक बिकॉज आई एम अ पंजाबी, और हमारा गांव से ताल्लुक़ है, और मैं क्या ही बताऊं कि लोग उधार लेके, कर्जे लेके अपनी बेटियों के जहेज़ बनाते हैं, और एंड इट इज़ अ मस्ट के सुई से लेके, जो एक सिलाई मशीन की सुई होती है उससे लेके हर चीज़ आपके घर का, एवरीथिंग यू हैव टू गिव, एंड इट इज़ मैंडेटरी
ये ऑप्शन नहीं होता, ये तैयार होगा, ये आप दे सकते हैं तो आपकी बेटी के लिए रिश्ते आएंगे, वरना भूल जाएं आप। तो वो बेचारे कर्जे ले लेके हर चीज़ कर करके अपनी बेटियों का जहेज़ तैयार करते हैं। वो संदूकों में पैक होके एक कॉर्नर में पड़ा रहता है और फिर उसके बाद निकलता है और इस्तेमाल होता है, क्योंकि उनके पास अपने घर तो होते नहीं। जॉइंट फैमिलीज़ में वो जाती हैं जिस तरह गाँव के घर होते हैं, और जितना ज़्यादा जहेज़ होता है, जितना अच्छा जहेज़ होता है, ये कहा जाता है कि उतना ज़्यादा लड़की को वैल्यू किया जाएगा। बट आई डोंट थिंक दैट हैपन्स, क्योंकि हर लड़की ही सैड और अपसेट और मिजरेबली अपने घर में। तो मुझे नहीं पता कि वो कौन सी लड़कियाँ हैं जिनको अच्छा जहेज़ मिला और उनकी बेस्ड ऑन दैट उनकी इज्जत हो रही है। तो yes, if that answers your question. Or what should premarital questions or meetup should be in order to understand your spouse and family? एक तो सबसे बड़ी एडवाइस जो मैं दूंगी कि अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो आप टाइम दें। आप जब तक आप 100% नहीं हैं, आप टाइम दें। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर है कि यहाँ रिश्ता पक्का हुआ विद इन 6 months वो डेट मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये आप पहले ही क्लियर कर दें फर्स्ट मीटअप पे कि यार अरेंज मैरिज है, मुझे टाइम चाहिए। और आप कहेंगे लोग डेटिंग कल्चर प्रमोट हो रहा है या जो भी तो नहीं, कुछ प्रमोट नहीं हो रहा। फैमिली सेटअप में मिलें, और फैमिली से ज़्यादा, अगर आप फैमिली से भी ज़्यादा बात करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस किस्म का लड़का है, ये किस किस्म की फैमिली है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा होता भी है बट लाइक कम होता है कि माँ बाप बहुत अच्छे हैं और लड़का बहुत ही बदतमीज़ हो या बहुत ही बद अखलाक हो। तो वो कहीं ना कहीं मेरी रिसेंट पॉडकास्ट में उन्होंने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उर्दू का, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि बच्चे माँ बाप की पता नहीं शुभी होते हैं या शुभी होते हैं या कुछ इस तरह से बोला था, बड़ा क्यूट लफ्ज़ था। तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं। बाकी अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, आई थिंक हम इस पर एक अलग से वो करेंगे कि थिंग्स यू कैन आस्क योर टू बी प्रपोजल। अगर कोई रिश्ता प्रपोजल आता है तो व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क। बाकी झूठे तो हमारे यहाँ एक से एक हैं, हमारे यहाँ क्या हर जगह। बट आई थिंक जितना आप टाइम लेते हो ना, उतना वो इंसान अपना रियल साइड दिखाना शुरू कर देगा। क्योंकि कब तक कोई फेक कर लेगा? 4-6 महीने फेक करना बहुत आसान है, बिकॉज ऑल यू टॉकिंग अबाउट इज़ शादी की तैयारी, कपड़े, ज्वेलरी, फंक्शन। बट अगर थोड़ा सा ये, अगर 6 महीने में शादी का कोई जिक्र नहीं हो रहा, फंक्शन का कोई जिक्र नहीं हो रहा, तो 6 महीने में जो बातें हो रही हैं उससे आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट किड्स, मतलब किड्स तो नहीं, सॉरी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि अगर मैं शादी के बाद काम करती हूँ, या अगर काम कर रही हैं तो आप ये पूछ सकती हैं कि क्या आपका इसके ऊपर है। इस पर हमने अभी एक ड्रामा रिव्यू भी किया था जिसमें वो लड़का कहता है कि मैं तो बहुत आई एम ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, और शादी के बाद वो सबसे पहले उसकी जॉब टारगेट करके छुड़ाता है। तो बाकी बहुत दुआ करनी चाहिए अपने नसीब के लिए, इस्तिखारा करें, और बस टेक टाइम। और क्वेश्चंस पे हम अलग से एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।